प्री टेस्ट विथ सॉल्यूशन। मध्य प्रदेश में किस शहर में देश की पहली रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला बनाई गई है? तो ये बनाई गई है उज्जैन में। देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में स्थापित की गई है। टेलीफोन के द्वारा किसी भी दिशा में घूमकर ग्रह नक्षत्रों की तस्वीर ली जा सकती है। साइबर नाइफ क्या होती है? तो साइबर नाइफ एक क्या होता है? रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली होती है साइबर नाइफ। यह एक विकिरण चिकित्सा का एक रूप है जिसके द्वारा ट्यूमर का इलाज किया जा सकता है। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? जो रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है इसकी शुरुआत की गई है 2011 से। कब की गई है? 2011 से इसकी स्थापना की गई है। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इसको 10 जुलाई 2011 को इसकी स्थापना की गई थी। रोबोटिक्स के क्षेत्र में विकास शोध कार्य करने के लिए बनाई गई है। 2 वर्ष के अंतराल में ये एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन करती है। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ IFR का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ IFR का मुख्यालय हो जाएगा जर्मनी में। जर्मनी जो IFR है वह एक गैर लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में स्थापित है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा हमारा मानव। क्या नाम है? मानव है भारत का 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट। 3D प्रिंटेड रोबोट है यह एसैट प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। चतुर्बोट को किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो चतुर रोबोट है इसके लिए एक चेयर लगाई है DRDO ने बिना डर के। तो CAIR और DRDO के द्वारा चतुर रोबोट को बनाया गया है। भारत का प्रथम मानव मिशन गगनयान में इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजा जाने वाला अर्थ ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है व्योमित्र। किसने बनाया है? तो इसरो के द्वारा इसको बनाया गया था। 22 जनवरी 2020 को इसरो ने इसको विकसित किया था। AI और एल्गोरिथम डिज़ाइन से लैस है। असीमोव रेडियो का मतलब रोबोट है उसका पूरा नाम क्या है? तो असीमोव रोबोट का नाम हो जाएगा एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। तो एडवांस स्टेप है किसके लिए? इनोवेशन एंड मोबिलिटी के लिए। भारत का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा हो जाएगा? तो भारत का पहला औद्योगिक रोबोट हो जाएगा हमारा ब्रावो पहला औद्योगिक रोबोट हो जाएगा। कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है बताना है ना? तो इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के हैं सत्यनारायण मूर्ति। फिर आते हैं सत्यम इन्फोसिस के हो जाएंगे रामलिंगम राजू। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के हो जाएंगे रामादुरई। V2SMS.com के हो जाएंगे नील स्टीफेंसन। ये गलत हो जाएगा, नील स्टीफेंसन नहीं है, इसके राजू वाजू करके कुछ है ना। इन्फोसिस के कौन है? सत्यनारायण मूर्ति हैं। सत्यम इन्फोसिस के हैं रामलिंगम राजू। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के हो जाएंगे रामादुरई। और जो V2SMS.com है इनके हो जाएंगे कौन? राजू बानपाल भैया, हर जगह से बन पालो। 2 वे कम्युनिकेशन तभी हो जाएगा अर्थ से। 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी हैदराबाद से। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो स्काइप पे, रेडिट और तिरंगा ये सब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो डॉगपाइल है ये एक सर्च इंजन है। बाइवर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत हो जाएगा वो बताइए। बाइवर की स्थापना 2008 में की गई थी तो पहले ही गलत हो जाएगा भैया। बाइवर 10 में आया है। हमारे हमेशा बाइवा में कितने एग्ज़ाम होते थे या कितने नंबर का होता था? 10 नंबर का होता था। बाइमर जो है वह 2010 में आया था। यह एक फ्री कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप है। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के नियमन के साथ संचालन करता है। उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से पोर्टल के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है वो छातना है। युक्त धारा पोर्टल यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है। तो यह धारा अच्छी धारा होनी चाहिए हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, साइंस और टेक्नोलॉजी में अच्छी धारा होनी चाहिए। तो युक्त धारा पोर्टल हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, पहला सही हो जाएगा। सहन पोर्टल यह रक्षा मंत्रालय का है। तो भैया सहन होनी चाहिए तभी हम रक्षा कर पाएंगे ना, तो सहन शक्ति होनी चाहिए। तो सहन पोर्टल रक्षा मंत्रालय का है। सत्यभामा पोर्टल विद्युत मंत्रालय का नहीं है बल्कि खनन मंत्रालय का हो जाएगा सत्यभामा। तो सत्यभामा पोर्टल यह खनन मंत्रालय का हो जाएगा। और पोषण ज्ञान पोर्टल जो हमारा नीति आयोग के द्वारा किया गया है। तो हमारा सत्यभामा किसका है? खनन क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। डेकनेट का संबंध किससे है? जो डॉकनेट है यह हमारे संबंधित है कृषि से। किससे है? डॉकनेट हमारे कृषि से संबंधित हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का ये कृषि से संबंधित वेब पोर्टल है डॉकनेट। यह कृषि सहकारिता
किसान कल्याण विभाग का एक ई गवर्नेंस पोर्टल है। इसे कृषि डेटा एवं सूचना की ऑनलाइन सुविधा के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन बना रहा है इसको? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा डेटा एवं सूचना की ऑनलाइन सुविधा के लिए सहकारिता, किसानों की सहकारिता, किसान कल्याण विभाग का एक ई गवर्नेंस पोर्टल है जिसका नाम है क्या? डॉकनेट। यह जम्मू कश्मीर का है, ई कृषि से संबंधित है। लापता बच्चों को पता लगाने के लिए ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है क्या? हमारा रीयूनाइट ऐप। रीयूनाइट ऐप, यह जो ऐप है यह फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की तकनीक पर सड़क पर छोड़े गए बच्चों की रिपोर्ट करने, खोजें और उनकी पहचान करने में मदद करता है। किसी भी फेवरेट साइट को इंटरनेट पर सेव करने का तरीका क्या होता है? हमें फेवरेट साइट को क्या करना है? हम उस पर बुकमार्क लगा देते हैं। बुकमार्क एक वेब पेज के प्लेस होल्डर होता है जो कि उस पेज को खोजने की बजाय जल्दी एक्सेस करने में मदद करता है। HTML किस प्रकार की भाषा है? तो जो HTML है ये हमारे प्रोग्राम को लिखने वाली भाषा होगी। तो क्या है? एक स्क्रिप्टिंग भाषा जिससे हम अपना वेबसाइट बनाते हैं ना। HTML क्या है? एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह वेब पेज बनाने में सहायक होती है। इंटरनेट के बाहरी खतरों के खिलाफ एक संगठन का नेटवर्क जिसे सुरक्षा के लिए बनाया गया है, सुरक्षा प्रणाली है, वह हो जाएगा हमारा फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण होता है जो किसी संगठन के पहले से स्थापित सुरक्षा नीतियों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिकिंग की निगरानी और फिल्टर करता है। इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हम क्या कर रहे हैं? डाउनलोड कर रहे हैं। तो डाउनलोडिंग वेब पेज, फाइल आदि को वेब सर्वर अपने वेब सर्वर पर डालने की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहा जाता है। जबकि हम वेब सर्वर से यदि वेब पेज, चित्र और फॉलो को प्राप्त करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। इंटरनेट की सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी को क्या कहा जाता है? यह किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक संगठन होता है जो कि इंटरनेट तक पहुंच और उपयोग करने वाली सेवाएं प्रदान करता है। IMAP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? IMAP का हो जाएगा इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट इंस्टेंट था यार, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल दिया तो इसको ही सही मान लिया, लेकिन इंस्टेंट होता है। एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को आमतौर पर एक वेब एड्रेस के रूप में जाना जाता है। यह URL को किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है? तो हम इसको वेब ब्राउज़र के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। किसके द्वारा? वेब ब्राउज़र के द्वारा इसको एक्सेस किया जा सकता है। वेब ब्राउज़र को इथन प्लेयर करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यह सर्वर क्लाइंट के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। यह सर्वर से वेब पेजों, दस्तावेजों, सेवाओं के लिए अनुरोध करता है, जैसे कि हमारा गूगल का क्रोम। डकडगो क्या है? तो डकडगो एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या है? एक सर्च इंजन है। USA की कंपनी है और 2008 में इसको बनाया गया था। जब किसी वेब पेज पर कुछ टेक्स्ट चित्र को इंगित करते समय माउस पॉइंटर या पाउंड फिंगर बन जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाता है हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक कहा जाता है ना वो, जब उसे ब्लू कलर की होती है और उस पर एक हाथ बन जाता है वो क्या हो जाती है? हाइपर लिंक कहलाती है। HTML टेक्स्ट कहलाता है जिसमें किसी अन्य वेब पेज को हम एड्रेस कर सकते हैं, एड्रेस दिया जाता है, जिसे वेब भी कहते हैं। उनमें लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? लाखों डॉक्यूमेंट वाला हो जाएगा हमारा www। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 को सर्वे ने किया था। सर्व के द्वारा किया, सर्व ने किया था। 1991 में जनता के लिए इसको खोल दिया गया था, सर्व ने किया था। सर्च इंजन जो कि इनपुट लेकर समानांतर रूप से तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मेटा सर्च इंजन। ये क्या होता है? सर्च इंजन जो कि इनपुट लेकर समानांतर रूप से तीसरी पार्टी जो होती है उसको परिणाम की क्वेरी प्रेषित करता है, उसे कहा जाता है मेटा सर्च इंजन कहा जाता है। मेटा सर्च इंजन यूजर से इनपुट लेकर आउटपुट हेतु तुरंत सर्च इंजन से पूछताछ कर ले और उसके पश्चात डेटा एकत्रित करके रैंक किया जाता है और यूज़र के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए इसे स्काई स्कैनर और kayak.com वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज़ करने और उन्हें स्थानीय भंडार में अनुक्रमित करने के लिए लगभग हर सर्च इंजन एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का प्रयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कॉलर। क्या कहा जाता है? कॉलर। वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज़ करने और उन्हें स्थानीय भंडार
में अनुक्रमित करने के लिए लगभग हर सर्च इंजन एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का प्रयोग करता है जिसे कहा जाता है कॉलर। कॉलर एक इंटरनेट बोट होता है जो कि www को व्यवस्थित रूप से ब्राउज करता है। वेब इंडेक्सिंग के उद्देश्य सर्च इंजन द्वारा संचालित होता है। सबसे पहले विकसित किया जाने वाला सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? जो सबसे पहले किया गया था उसका नाम हो जाएगा आर्ची। अमेरिका का है ये, है ना। तो आर्ची सर्च इंजन 1990 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में मैकगिल विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र एलन एंटिन के द्वारा इसको विकसित किया गया था। कहाँ के? कनाडा के मॉन्ट्रियल से। इंटरनेट सर्फिंग के निम्नलिखित में सभी सम्मिलित हुए सिवाय किसके? तो यह इस फाइल को सर्च करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर का खोलना, इसको छोड़कर ये सब कुछ कर सकता है। इंटरनेट ब्राउज़र की शुरू कर सकता है। वेबसाइट को एड्रेस टाइप करना हो सकता है। वेब पृष्ठ के बीच नोमिनेट हो सकता है या नेविगेट करता है। लेकिन इंटरनेट सर्फिंग के लिए इंटरनेट सर्फिंग में फ़ाइल को सर्च करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर का खोलना सम्मिलित नहीं होता। भारत नेट परियोजना वित्त पोषित है। जो हमारे वहाँ पे भारत नेट प्रोग्राम चल रहा है, किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो इसको यूएसओएफ के द्वारा वित्त पोषित किया गया है भारत नेट को, है ना। भारत नेट परियोजना ग्राम पंचायतों, जिला स्तर पर सरकारी संस्थान, परिवारों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसे अक्टूबर 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नाम से शुरू किया गया था। 2015 में भारत नेट नाम दिया गया। पूरे प्रोजेक्ट को यूनिवर्सल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस फंड एंड वित्त पोषित किया जा रहा है। डिग एंड रेडिट किस सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण हो जाएगा? तो डिग और रेडिट है, ये हो जाएंगे हमारे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हैं। क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। डिग और रेडिट एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। गूगल लेंस को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो जो गूगल लेंस है उसको हमने विकसित किया था एक साथ, तो 2017 को गूगल लेंस को विकसित किया था। गूगल लेंस को दिसंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। फ़ोन में कैमरे को किसी वस्तु की ओर निर्देशित करके गूगल लेंस बारकोड, क्यूआर कोड, लेवल टेस्ट का पढ़कर वस्तु की पहचान करने का प्रयास करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? इंटरनेट ऑफ थिंग का सबसे पहले प्रयोग किया गया था केविन एस्टन के द्वारा। एस करो भैया, इंटरनेट ऑफ थिंग करो इंटरनेट की जैसे, और एस करो कैबिन में बैठ कर, तो केविन एस्टन के द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग शब्द को पहली बार केविन एर्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1999 में प्रयोग किया गया था। इंटरनेट ऑफ थिंग के द्वारा कई प्रकार की प्रौद्योगिक उपकरण को एक साथ जोड़ा जा सकता है। फेसबुक और याहू की वेबसाइट किस भाषा में तैयार की गई थी? जो फेसबुक और जो याहू है उसकी जो वेबसाइट है उसको हम PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर के द्वारा विकसित किया गया था। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर के द्वारा किया गया था। यह एक ओपन सोर्स भाषा हो जाएगी जिसे वेब अनुप्रयोगों विकास हेतु विकसित किया गया है। किस पीढ़ी के रोबोट पिछले अनुभव से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वशिक्षित एवं निष्कर्ष निकालने की क्षमता से युक्त हैं? तो जो हमारी अभी नई पीढ़ी आई है ना, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ऐसे हो जाएंगे। तीसरी पीढ़ी के रोबोट मानव जैसी बुद्धि होती है जिसे कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है। यह स्व सीखने, पिछले अनुभव से निष्कर्ष निकालने की क्षमता रखते हैं। ये रोबोट आवश्यकता स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रतिक्रिया देने में भी सक्षम होते हैं। डैश एक रोबोट है जो कि समझ और पहचानने अपने कार्य के माध्यम से अपना व्यवहार और आचरण निर्धारित करता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा इंटेलिजेंट रोबोट। क्या कहा जाएगा? इंटेलिजेंट रोबोट। ऐसा रोबोट जो कि समझ, पहचान, अपने कार्यों के माध्यम से कार्य का व्यवहार, आचरण निर्धारित करता है, उसे इंटेलिजेंट रोबोट कहा जाता है। इंटेलिजेंट रोबोट जापान इंडस्ट्रियल रोबोट एसोसिएशन JIRA और जापान इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स कमेटी औद्योगिक रोबोट को विभिन्न स्तर पर मैनिपुलेटर, प्लेबैक रोबोट, इंटेलिजेंट रोबोट के रूप में परिभाषित करती है। इंटेलिजेंट रोबोट एक प्रकार की रोबोट होती है जो कि समझ और पहचान के अपने कार्यों के माध्यम से अपने व्यवहार और आचरण को निर्धारित कर सकता है। रोबोटिक्स के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? जो रोबोटिक्स के नियम थे वह दिए गए थे हमारे किनके द्वारा? Isaac Asimov के द्वारा दिए गए थे। रोबोटिक्स के नियम
इसकाव एसिमोव के द्वारा दिए गए थे 1942 में। लघु कंपनी है रन अराउंड में पेश किए गए थे। रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को पहले क्या कहा जाता था? जो रोबोटिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उसकी इंडस्ट्री है, उसको कहा जाता है रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका RIA, जिससे अब रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कहा जाता है, इसका गठन 1975 में रोबोट निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं का एक संगठन के रूप में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में की गई थी। रोबोटिक इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, जिसको अब कहा जाता है रोबोटिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। वर्तमान में रोबोट का उपयोग निम्नलिखित में किस क्षेत्र में किया जाता है? तो औद्योगिक, चिकित्सा, उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी के क्षेत्र में हम कर रहे हैं, सभी में करते हैं। रोबोटिक्स को उद्योग की शुरुआत में ही प्रयोग में लाया गया था, जिसकी शुरुआत 1959 में जनरल मोटर्स के लिए जॉर्ज डिबोर्ड के द्वारा की गई थी। डिज़ाइन किया गया था। रोबोट नाम था यूनिमेट। रोबोट सर्जरी करते हैं, स्वचालित रूप से अस्पतालों की रोगाणु रहित करते हैं, चिकित्सा के कई क्षेत्रों में अन्य कार्य करते हैं। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोट का एक सामान्य उदाहरण हो जाएगा, जिसका नाम होता है क्या? रूम्बा वैक्यूम क्लीनर। कई रोबोटिक्स हथियारों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रिंट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन AI के अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य होता है? जो AI है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह प्राकृतिक भाषा का प्रसंस्करण करता है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLIP, प्राकृतिक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर। AI एक प्रमुख क्षेत्र है जो कि कंप्यूटर एवं मानव भाषा के बीच में बातचीत पर ध्यान केंद्रित करता है। मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग का अर्थ होता है AI की एक ऐसी शाखा जो ऐसे सिस्टम के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है जो कि डेटा से सीख सकते हैं। मशीन लर्निंग AI का एक ऐसा सबसेट होता है जिसमें एल्गोरिथम का विकास शामिल होता है। यह डेटा के आधार पर सीख सकता है और भविष्यवाणियों पर निर्णय ले सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा AI एप्लीकेशन का उदाहरण हो जाएगा? तो AI एप्लीकेशन का उदाहरण है हमारा वर्ड प्रोसेसर। ये वर्तमान या फिर वर्तनी जाँच करता है। क्या करता है? ये वर्तनी जाँच करता है। वर्ड प्रोसेसर में वर्तनी जांच AI का अनुप्रयोग जो कि वर्तनी त्रुटि को पहचानता है, ठीक करने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का प्रयोग करता है। GPU का अर्थ क्या होता है और AI में ये क्यों महत्वपूर्ण है? जो GPU है ये क्या करता है? तो यह ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है। AI एल्गोरिथम की प्रोसेसिंग को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई समानांतर कार्यों को संभालने की क्षमता के लिए AI में एक GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट महत्वपूर्ण होती है, जिससे कि AI एल्गोरिथम की गणना में काफ़ी तेज़ी से कर सकता है। कौन सी तकनीक बिटकॉइन का आधार है और AI इसके लिए संभावित अनुप्रयोग भी किया जाता है? तो ये हो जाएगी हमारी ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बिटकॉइन का आधार होती है जो कि AI इसके संभावित अनुप्रयोग भी हैं। ब्लॉकचेन बिटकॉइन के पीछे की तकनीक AI के संभावित अनुप्रयोग हैं, विशेष रूप से डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता और ट्रांसबिलिटी में होता है। AI मशीन लर्निंग के बीच में प्राथमिक अंतर क्या होता है? AI और मशीन लर्निंग के बीच में अंतर होता है कि AI एक व्यापक अवधारणा है जिसमें मशीन लर्निंग शामिल होती है। AI मशीन की एक व्यापक शाखा अवधारणा होती है जो कि कार्यों को इस तरह से करने में सक्षम करता है कि हम स्मार्ट बनते हैं। मशीन लर्निंग AI का एक वर्तमान अनुप्रयोग होता है जो कि इस विचार पर आधारित होता है कि हमें मशीन को डेटा तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। इससे हम स्वयं सीखने देना चाहिए, फिर हमें खुद सीखने देना चाहिए। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट AGI शब्द का तात्पर्य क्या होता है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट का शब्द का अर्थ क्या है? AI जो कोई भी बौद्धिक कार्य कर सकता है जो हर इंसान कर सकता है। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट का अर्थ क्या होता है कि AI वह बौद्धिक कार्य कर सकता है जो कि एक इंसान कर सकता है। AGI एक काल्पनिक AI विकास चरण होता है जिस पर AI तकनीक किसी भी समस्या को हल करने के
लिए समझने, सीखने और बुद्धिमत्ता को लागू करने में सक्षम होगा, और जैसे ही कि एक इंसान करता है। एआई में एज कंप्यूटिंग क्या होती है? तो जो एआई में एज कंप्यूटिंग हो जाएगी वह कंप्यूटर के जो डेटा के स्रोत पर या फिर उसके निकट होती है। तो एआई में एज कंप्यूटिंग क्या होती है? तो एज कंप्यूटिंग होती है कंप्यूटिंग जो डेटा के स्रोत पर और उसके निकट होती है। एज कंप्यूटिंग का तात्पर्य नेटवर्क के किनारे के पास डेटा के प्रसंस्करण से होता है। यह डेटा एक केंद्रीकृत डेटा प्रोसेसिंग वेयरहाउस की बजाय उत्पन्न किया जाता है। एआई में स्वाम्प इंटेलिजेंट की अवधारणा क्या है? जो स्वाम्प अवधारणा, इंटेलिजेंट की अवधारणा, वह एक विकेंद्रीकृत स्वसंगठित प्रणाली का सामूहिक व्यवहार होता है। तो यह विकेंद्रीकृत स्वसंगठित प्रणाली का सामूहिक व्यवहार होता है हमारा एआई स्वाम्प इंटेलिजेंट प्राकृतिक एवं कृत्रिम विकेंद्रीकृत स्वसंगठित प्रणाली के सामूहिक व्यवहार को संदर्भित करता है, जहां कई एआई एजेंटों के सामूहिक व्यवहार से बुद्धिमान वैश्विक पैटर्न का उदय होता है। अब हमें सही जोड़ियां बनानी हैं। तो पहली आती है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की क्या है? वालमार्ट की पेटेंट कंपनी हो गई। फिर हमारा जो इंस्टाग्राम है ये मेटा का है। यूट्यूब हमारे अल्फ़ाबेट का है, और होल फूड ये अमेज़ॉन का है। तो देखो पहला आता है क्या हमारा? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट किसके द्वारा खरीद लिया है? वालमार्ट के द्वारा खरीद लिया है। इंस्टाग्राम मेटा का हो जाएगा। यूट्यूब अल्फ़ाबेट का है, अल्फ़ाबेट्स का है। और जो होल फूड्स है वो अमेज़ॉन का है, अमेज़ॉन। ताम्र पोर्टल से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो ताम्र पोर्टल क्या है? तो जो ताम्र पोर्टल है इसका पूरा नाम हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी ऑक्शंस मोनेटाइजिंग रिसोर्स एक्यूमेंटेशंस। ट्रांसपेरेंसी एक्वेशंस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स एग्यूमेंटेशन। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2017 को हुई है। कब हुई है? 15 फरवरी 2017 को हुई है ताम्र की। 15 फरवरी 2017 को हुई है, एक साथ करती हमने। यह पोर्टल भारत में खनन गतिविधियों को बढ़ावा देता है। तो सही है। कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करने के लिए दंड का प्रावधान साइबर अपराध की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो इसको धारा 67A के तहत, धारा कौन सी है? 67A के तहत उसको हमने अपराध घोषित किया है। किस अधिनियम के तहत सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया है? तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो इसको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इसको लॉन्च किया गया है। भारत कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत देश में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का प्रारंभ कब हुआ है? तो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत 2019 में हुई है। कब हुई है? 2019 में। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को 20 अगस्त 2019 को लोगों को एक केंद्रीकृत मंच पर सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था। 30 अगस्त 2019 को लोगों को एक केंद्रीकृत मंच पर सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 30 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया है। बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो यह साइबर सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा। मुख्य रूप से साइबर अपराधों पर काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन के रूप में माना जाता है। बुडापेस्ट कन्वेंशन एंड साइबर अपराध पर सम्मेलन दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसे बढ़ते साइबर अपराध पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह 2001 में सामने आया था और 1 जुलाई 2004 को लागू हो गया था। हमलावर संक्रमित विज्ञापन का अपलोड करके किसी प्रकार का हमला करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मालवेयर टाइएज। क्या कहा जाता है? मालवेयर टाइएज कहा जाता है। साइबर क्राइम्स प्रबंधन योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर
जबलपुर पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहा जाता है मैक्रो वायरस। क्या कहा जाता है? मैक्रो वायरस कहा जाता है। मैक्रो वायरस एक कंप्यूटर वायरस होता है जो उसी मैक्रो भाषा में लिखा होता है जिसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों पर केंद्रित होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करता। परिणाम स्वरूप यह विंडोज़, मैक ओएस और लाइनक्स सहित किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलाने वाले किसी भी कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम हो जाएगा? क्रीपर, स्काई, सिमेंटप्स और एवीजी ये सभी प्रकार के एक प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो जाएंगे। इंटरनेट में फायरवॉल का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे बचाता है? तो ये हमें किससे बचाता है? अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है। फायरवॉल को ग्रेडेड बॉर्डर या फिर गेटवे के रूप में देखा जा सकता है। यह निजी कंप्यूटर में अनुमत एवं निषिद्ध वेब गतिविधियों की यात्रा का प्रबंधन करता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। तो प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेषित कर देता है, तो ये सही हो जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर एक सिस्टम या राउटर होता है जो कि उपयोगकर्ताओं इंटरनेट के बीच में एक गेटवे प्रदान करता है, इसलिए इसको साइबर अपराधों पर निजी नेटवर्कों के प्रवेश करने से रोकने में मदद करता है। यह सर्वर जिसे मध्यस्थ कहा जाता है क्योंकि अंतिम उपयोगकर्ता और इसके द्वारा ऑनलाइन देखे जाने वाले वेब पेज के बीच में जाता है। ये सब होता है ना। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट सुरक्षा नहीं देता? तो हमें फायरवॉल देती है। डेटा कंप्रेशन नहीं देगा, डेटा कंप्रेशन नहीं देता। डेटा इंक्रिप्शन देता है और यूजर ऑथेंटिकेशंस भी देता है। डेटा कंप्रेशन डेटा की बिट संरचना को इस तरह से संशोधित, इनकोडेड और परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिसकी उसके डिस्क पर कम जगह लेता है। यह एक और अधिक डेटा इंस्टेंट और तत्वों के भंडार आकार को कम करने में सक्षम बनाता है। डेटा कंप्रेशन को सोर्स कोडिंग और बिट रेट रिडक्शंस के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? तो जो हमारी वर्म्स हो गई, वायरस हो गया, कुकीज़ हो गई। कुकीज़ हमारी मालवेयर नहीं होती। ट्रोजन हॉर्स हो गए, ये सब मालवेयर होते हैं। कुकीज़ मालवेयर नहीं होती। कुकीज़ छोटी फाइलें होती हैं, उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित होती हैं। यह विशेष रूप से क्लाइंट और वेबसाइट के बीच में विशिष्ट मात्रा में डेटा को रखने के लिए काम आती हैं। वेब सर्वर एवं क्लाइंट कंप्यूटर द्वारा इसे एक्सेस किया जा सकता है। AES का फुल फॉर्म क्या होता है? AES का फुल फॉर्म होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। लॉगिन नाम पासवर्ड का सत्यापन क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशंस कहलाता है। उपयोगकर्ता नाम पासवर्ड संयोजन करके अपने लोकप्रिय ऑथेंटिकेशन तंत्र होता है जिसे पासवर्ड प्रमाणीकरण के रूप में भी जाना जाता है। मैकफी उदाहरण है, जो हमारा मैकफी है वह उदाहरण है हमारे एक प्रकार के एंटीवायरस का। शब्द डेस्क का आशय है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी प्रबंधकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसाजी के उद्देश्य से जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। इसे कहा जाता है हमारा एक क्रैकर। क्या कहा जाता है? क्रैकर कहा जाता है। कंप्यूटर क्रैकर, जिसे अक्सर दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले हैकर के रूप में जाना जाता है, यह व्यक्ति कई इकाइयों या डेटा चुराने, सिस्टम व्यवधान जैसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क डेटा पर अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करता है। ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण हो जाएगा? जो ई प्रोक्योरमेंट है किसका उदाहरण है? तो ये गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यापार का है। इलेक्ट्रॉनिक खरीद प्रक्रिया ई प्रोक्योरमेंट या सप्लायर एक्सचेंज के रूप में भी जाना जाता है। ऑनलाइन वस्तु एवं सेवाओं की मांग ऑर्डर खरीद से होता है। आमतौर पर एक बिजनेस टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू बिजनेस लेन देन होता है। ई कॉमर्स के विपरीत ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली एक बंद प्रणाली होती है जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए ही सुलभ होती है। ई प्रोक्योरमेंट के साथ ग्राहक और पसंदीदा अनुमति आपूर्तिकर्ता बोली, खरीद आदेश या चालान के माध्यम से बातचीत कर सकता है। मॉक का संक्षिप्त रूप बताइए। MOOC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक परस्पर क्रिया इंटरेक्शंस
ईमेल या ई गवर्नेंस नहीं है तो जो नागरिक और व्यापार के आंतरिक कार्यों के मध्य ई गवर्नेंस नहीं होती। PMG दिशा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के संबंध में सही विकल्प बताइए। तो यह हमें क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो यह परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाता है। 2015 में आया था ये, है ना, 2015 में ये आया था। भारत सरकार ने 2015 में भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस की ई दीक्षा परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ये ई गवर्नेंस और IT परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से भारत सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना है। शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त कराने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। तो हमारे 3 सिद्धांत, जो शिक्षा नीति के 3 सिद्धांत हैं, पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। वो कौन है? स्वयं है। कौन सा है? स्वयं हो जाएगा। स्वयं स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसे शिक्षा नीति के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सर्वोत्तम शैक्षणिक अभिगमन सिद्धांतों को सभी तक पहुंचाना, इसमें सबसे वंचित लोग भी शामिल होते हैं। भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम बताइए। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो प्रयोग किया जा रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेघराज। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का प्रयोग दोहन करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल GI क्लाउड शुरू की है, जिसे मेघराज नाम दिया गया है। इस पहल का फोकस सरकार के ICT खर्च को अनुकूलित करने और देश में ई सेवाओं को डिलीवरी में तेज़ी लाना है। एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए किस पहल का उद्देश्य या ध्येयवाक्य है? तो इसका है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है, इसकी शुरुआत 18 मई 2016 को राष्ट्रीय ई शासन योजना नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना है। यह योजना भारत के इलेक्ट्रॉनिक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत नेट को ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ने में सहायता प्रदान करती है? तो ये हो जाएगी हमारी BSNL। कौन हो जाएगी? BSNL हो जाएगी। भारत नेट, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है, भारत के स्वामित्व वाली दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता है। इसे दूरसंचार विभाग भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग द्वारा राष्ट्रीय ऑप्टिकल की स्थापना, प्रबंधन एवं संचालन करने के लिए स्थापित किया गया है। उमंग का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? जो उमंग है उसका पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्व मॉडल को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले आती है सूचना, सहभागिता, लेन देन एवं परिवर्तन, जो गार्टनर के अनुसार बताए गए हैं। भारतीय दस्तावेज और बुनकरों को एक मंच पर लाने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी के द्वारा समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? फ्लिपकार्ट के द्वारा। मतलब तुम कार्ड दो, अपने सामान को फ्लिप करके रख दो कार्ड में, तो फ्लिपकार्ट। भारत के लाखों कारीगर, बुनकर, सूक्ष्म उद्यमी देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। इनको फ्लिपकार्ट का समर्थ कार्यक्रम, जो इन समूहों को बनाने वाले वंचित समुदाय के उत्थान की दृष्टि से 2019 में लॉन्च किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी कितनी भाषा में दी जाती है? जो आरोग्य सेतु ऐप है इसकी जानकारी हमें मिलती है 12 भाषाओं में। आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है जो कि संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन की GPS और ब्लूटूथ सुविधा का उपयोग करता है। इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि वह व्यक्ति किसी अन्य संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में रहा है या नहीं रहा है। नागरिकों की सूचना के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 11 अलग अलग भाषाओं में, मतलब अब 12 भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया है। B2C का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर है क्या ऑप्शन? हाँ, बिजनेस टू कंज्यूमर ऑप्शन हो जाएगा, कस्टमर नहीं कंज्यूमर।
किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदने को क्या कहा जाता है? तो किसी वेंडर से हम ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं तो B2B कहलाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अधिकतर वेबसाइट निम्नलिखित में से क्या आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ती हैं? तो हम इनको इंस्टॉल करना पड़ता है, कुकीज़ इंस्टॉल हो जाती हैं। उन उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत को क्या कहा जाता है जो किसी वेबसाइट में वास्तव में सामान खरीदते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कन्वर्जन रेट। क्या कहा जाता है? उन उपभोक्ताओं के प्रतिशत को क्या कहा जाता है जो कि किसी वेबसाइट से वास्तव में सामान खरीदते हैं? कन्वर्जन रेट उसे कहा जाता है। कन्वर्जन रेट वह प्रतिशत होता है जिसका उपयोग आमतौर पर डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट ट्रैफिक, मार्केटिंग अभियानों और रूपांतरणों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। कन्वर्जन रेट की गणना करने के लिए रूपांतरणों की संख्या को अंगूठों की कुल संख्या में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ई-कॉमर्स साइट पर एक महीने में 200 विजिटर आते हैं और उसी बिक्री 50 होती है तो रूपांतरण दर 50 से 200 से विभाजित करने पर हमें 25% प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी ई-कॉमर्स में 87% की भागीदारी देती है? तो 87 की है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। किस प्रकार के प्रचार एड्स किसी वेब पेज पर प्रदर्शित होते हैं? तो ये कहलाते हैं हमारे पॉपअप ऐड कहलाते हैं। पॉपअप ऐड डिज़ाइन इंटरनेट उपयोगकर्ता को आकर्षित करने के लिए बनाए गए ऑनलाइन विज्ञापन का एक तरीका होता है। कई बार उपयोगकर्ताओं के द्वारा वांछित जाल स्थान खुलने के एक साथ ही एक विज्ञापन विंडो भी खुल जाती है, जिसे पॉपअप कहा जाता है। EDI क्या कहलाता है? जो EDI है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्या कहा जाता है? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या है जो व्यापार प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करता है? जो व्यापारिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको ऑटोमेट करता है हमारा ASP होता है जो कि व्यापार प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करता है। सिक्योर सॉकेट लेयर एक प्रोटोकॉल होता है जो कि इंटरनेट पर इंक्रिप्शन प्रक्रियाओं के बाद गोपनीयता डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है। डेटा गोपनीयता प्रदान करने के लिए सर्वर और ब्राउज़र के बीच सुरक्षित कनेक्शन बनाए जाते हैं। वह तकनीक जो कि ई-कॉमर्स को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें कहा जाता है हमारा SSL कहा जाता है। SSL जो कि सुरक्षा प्रदान करती है। डिजिटल वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट एक वित्तीय लेन देन एप्लीकेशन होती है जो किसी भी कनेक्टेड डिवाइस पर चलता है। यह अपनी भुगतान जानकारी और पासवर्ड को क्लाउड में सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है। डिजिटल वॉलेट को कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकता है। मोबाइल वॉलेट मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों पर उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर और सूचनाओं को एक समूह जो पेमेंट से संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिजिटल वॉलेट, जो कि सॉफ्टवेयर हमें पेमेंट से संबंधित सुरक्षा देता है। डिजिटल वॉलेट। यूज़र एक्सपेक्टेंस टेस्ट उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण UAT और एप्लीकेशन परीक्षण लाइव होने से पहले किसी भी सॉफ्टवेयर विकास और परिवर्तन अनुरोध जीवन चक्र का अंतिम चरण होता है। UAT का अर्थ होता है किसी भी विकास प्रक्रिया का अंतिम चरण। यह निर्धारित करने के लिए कि सॉफ्टवेयर यही करता है जो उसे वास्तविक दुनिया की स्थिति में करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। निम्नलिखित में से किस टेस्टिंग से यह पता चलता है कि किसी व्यापार में लगे व्यक्ति और ज़रूरत सही से कार्य कर रही है या नहीं? तो ये कहा जाता है सिस्टम से। इलेक्ट्रॉनिक चेक निम्नलिखित में से किसका दूसरा उदाहरण होता है? तो ये होते हैं हमारे चेक का एक दूसरा नाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइबर क्राइम से संबंधित है? तो नेटवर्क पर अनधिकृत तौर पर प्रयोग करना, ईमेल बॉम्बिंग, इंटरनेट का प्रयोग करके आर्थिक अपराध करना, ये सभी क्या हो जाएंगे? साइबर अपराध होते हैं। CCTNS प्रोजेक्ट से संबंधित सत्य कथन बताइए। तो ये क्या हो जाएंगे? यह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। जो CCTNS है ये क्या है? तो ये हो जाएगा क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। यह एक ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर वायरस का एक वैध फेस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा केवल डोमेन प्रोग्रेशन
ट्रैकिंग और इंक्रूटिंग एक्टिविटी। तो ओनली डोमेन प्रोग्रेशंस ट्रैकिंग और एक्रूटिंग इसका प्रकार होगा। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण उसे एक्सेस करने में असमर्थ होता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। क्या कहा जाता है? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एक साइबर हमला होता है जिसमें अपराधी किसी भी नेटवर्क से जुड़े होस्ट की सेवाओं को किसी मशीन नेटवर्क स्रोत को बाधित करके उसकी संस्थानों के लिए अनुपलब्ध बनाना चाहता है। NCCC भारत सरकार की एक निगरानी और ऑपरेशनल साइबर सुरक्षा परियोजना है। यह NCC का तात्पर्य क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य है राष्ट्रीय साइबर और कंप्यूटर केंद्र। राष्ट्रीय साइबर एवं कंप्यूटर केंद्र। IETF का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? IETF का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस मॉडल नहीं होता? क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा सर्विस मॉडल नहीं होता? तो डास नहीं होता। डास का फुल फॉर्म नहीं दिया यहाँ पे, डास नहीं होता। निम्नलिखित में से 2024 का सबसे उन्नत रोबोट कौन सा हो जाएगा? 2024 का सबसे उन्नत रोबोट हो जाएगा हमारा एमेका। 2024 का सबसे उन्नत रोबोट हो जाएगा। डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डिजी लॉकर के संबंध में सही बताइए। तो यह एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है। तो पहला सही हो जाएगा। और क्या है? तो यह अनचाहे भौतिक अवस्थिति कुछ भी हो उसके माध्यम से उपयोगकर्ता का ई प्रलेखों तक पहुंचना संभव हो सकता है। तो ये भी सही हो जाएगा। सिर्फ ए और पहला और तीसरा ही सही है।